आज जो है हम सब जानने वाले हैं अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये हमसे पहले आज जानेंगे। तो देखिए, पहला देखिए अर्थव्यवस्था का हम सब बात कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था को जो है ना मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः कितने भाग में? 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इनमें किन प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं ये पहले भी देखेंगे। तो पहला क्षेत्र का बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, यह क्षेत्र या वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वन, खनिज इत्यादि संसाधनों का शोषण करके उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है जो हमारे जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका कति खनन करके उसका शोषण करके इसमें क्या वस्तुओं का उत्पादन की जाती है, उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे में देखिए, कृषि संबंधित क्रिया जैसे मछली पालन भी, पशुपालन, वन तथा खनन का उत्पादन शामिल होता है। अगर कोई मान लो पूछ देगा आपसे, अगर पूछ दे जैसे कि पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस आर्थिक क्षेत्र में आते हैं, तो आप लोग कथी बोलिएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। चाहे अगर पूछ देगा खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप लोग आंसर दे पाइएगा। चलिए देखिए, द्वितीय क्षेत्र का बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में देखिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। देखिए, द्वितीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र कहते हैं। यानी इस क्षेत्र को ना निर्माण क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं मनुष्य मशीन द्वारा पदार्थों को दूसरे वस्तु में बदलता है। यानी कि मनुष्य जो है मशीन के द्वारा जो पदार्थ होते हैं उसको क्या दूसरे रूप में बदलते हैं। यानी जब मान लो कोई भी पदार्थ है, जैसे कि कोई हो, जैसे कि अगर हम सब इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया। गन्ना जो है वो पहले गन्ना होता है, उसको क्या करते हैं हम सब जो है मशीन के द्वारा, मनुष्य जो है मशीन के द्वारा दूसरे रूप में यानी कि चीनी के रूप में बदल देता है। तो इस प्रकार से उदाहरण के लिए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कपास से कथी बनाना? कपड़ा। यानी कि जो कपास होता है उससे क्या बनता है? कपड़ा बन जाता है। गन्ना से चीनी इत्यादि निर्माण, देखिए गन्ना से चीनी, तो ये सब क्या है? निर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति इत्यादि ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब कोई पूछ देगा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत गैस आता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चाहे निर्माण पुद्दे, विद्युत पुद्दे, तो ये आपको द्वितीय क्षेत्र लगाना है। चलिए तृतीय क्षेत्र देखते हैं। तीसरा क्षेत्र है ये तीसरा क्षेत्र देखिए, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को कौन क्षेत्र बोलते हैं? तो सेवा क्षेत्र भी इसे बोलते हैं, जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन शामिल होता है? बैंक, बीमा, आयत, संचार, आयात होगा यहाँ पे। आयात होता है, जो आयात निर्यात नहीं बोलते हैं, आयात निर्यात हो जाता है, जैसे व्यापार भी बोलते हैं। संचार, व्यापार, होटल, सार्वजनिक प्रशासन, परिवहन शामिल होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी जो शामिल होते हैं। आपको पूछ देगा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत बैंक सेवा आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो वह तृतीय क्षेत्र को। और पूछ दे किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र को। इस प्रकार से आप लोग ये तीनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र जो है आपका क्लियर हो गया। चलिए देखिए, अब जो है कुछ प्रमुख क्वेश्चन भी हैं इसमें, उसका देख लेते हैं। उदारीकरण एक प्रमुख क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए गए सभी आवश्यक प्रतिबंध एवं नियंत्रण को हटाने से है। यानी कि जो सरकार जो है किसी कंपनी पर जो आवश्यक जो प्रतिबंध लगा दी है उसको क्या, उसको उदारीकरण के द्वारा क्या, जब उदारीकरण हुआ तो उसको क्या हटा दी गई, हटाने से है। जैसे लाइसेंस कोटा इत्यादि हटाना। जैसे कि लाइसेंस कोटा, जैसे मान लेते हैं
कोई उद्योग पहले आपको स्थापित करना होता था, पहले क्या आपके सरकार से कुछ परमिशन लेना पड़ता था, जैसे कि लाइसेंस बनवाना पड़ता था, उसके लिए मतलब बहुत सारे जो है सरकार से परमिशन लेना पड़ती थी। लेकिन सरकार जो है उदारीकरण की नीति अपना के क्या कर इस सब में छूट दे दी, जो आप जो है उद्योग बिना लाइसेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये सब में कुछ छूट दे दिया। देखिए अगला इसी का है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के अनुसार भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। अब क्वेश्चन पूछ देगा भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई थी? 1991 ईस्वी में आपको बोलना है। एक और क्वेश्चन इसी से बनता है, सोवियत संघ का विघटन भी 1991 ईस्वी में हुआ था। और नई आर्थिक नीति भी इसको कहते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? 1991 ईस्वी में। चलिए एक तो और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है? अभी जो फसल चक्रण की बात करेंगे तो ये होता कथी है, जैसे एक फसल के बाद दूसरे फसल, तीसरे फसल, चौथे फसल, एकरे बोलते हैं फसल चक्रण। जैसे इस प्रकार से देखिए आंसर लिखेंगे, फसल चक्रण द्वारा मृदाओं को पोषक तत्व बनाए रखा जाता है। यानी कि फसल चक्रण के द्वारा मृदाओं में पोषक तत्व जो है बनाए रखा जाता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, आलू इत्यादि के लगातार उगाने से मिट्टी का क्षरण, यानी जो लगातार मान लेते हैं आप गेहूँ, चावल, मकई, आलू ये सब अगर लगातार उस पर उगा रहे हैं तो मिट्टी का हो जाता है, क्षरण हो जाता है। देखिए इसके आगे होता है, इसे तिलहन दलहन की खेती से पुनः प्राप्ति की जाती है। और जो क्षरण होता है उस क्षरण को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्ति के लिए तिलहन या दलहन की खेती कर दीजिए उसी भूमि पर, उसका क्या हो जाए, क्षरण जो है, जो मिट्टी का जो ह्रास हुआ है वह पूर्ति हो जाएगा, प्राप्त की जा सकता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और जो आप लोग जानते हैं ना, तिलहन और दलहन के जो पौधा में नाइट्रोजन होता है पौधा के जड़ में, इससे क्या होता है, जो हमारे मिट्टी होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण हो जाता है और फसल की पैदावार अच्छा होता है। चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस प्रकार से वीडियो अगर और भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।